हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आप लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो का पार्ट 1 देख लिया होगा, BEGAE 182, जिसका आप लोगों का एग्जाम है 19 जून को। हम लोग उसका पूरा एक तरह कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स के टॉपिक ऑलरेडी देख लिए थे। अब हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो देखने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के ही। ऑलराइट, सबसे पहला टॉपिक आ जाता है। पहला नहीं, ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं काफी सारे टॉपिक पार्ट 1 में, तो आप वो देख लेना। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हम स्टार्ट करें स्टाइल इन कम्युनिकेशन से। ऑलराइट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। कि जैसे कि शॉर्ट नोट्स, फर्स्ट वाला क्वेश्चन शॉर्ट नोट होता है, उसमें 6 पार्ट्स होंगे, 6 में से 4 करने होंगे और यही सारे टॉपिक्स पे वो बेस्ड होते हैं। ओके, जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं ये भी आ सकते हैं, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। ओके, देखो, स्टाइल इन कम्युनिकेशन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने या लिखने का नाम नहीं है, बल्कि आप अपनी बात किस तरीके से दूसरों तक पहुंचाते हो उसे बेसिकली हम स्टाइल इन कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप एक ही वर्ड को या एक ही सेंटेंस को डिफरेंट डिफरेंट टोन्स में कह सकते हो और उसका मतलब जो है डिफरेंट हो जाएगा। ऑलराइट, अगर दो लोग एक ही बात बोल रहे हैं, फिर भी हो सकता है कि एक की बात लोगों को अच्छी लगे और दूसरे की नहीं। इसका रीजन उनका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ऑलराइट, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे सुनो, अगर कोई एम्प्लॉय अपने बॉस से बोले मुझे छुट्टी चाहिए, और दूसरा बोले सर अगर पॉसिबल हो तो मुझे कल की एक दिन की लीव मिल सकती है क्या, दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है ना। बोलने का तरीका अलग है, सेंटेंसेस का मतलब वही है, दोनों छुट्टी मांग रहे हैं, बट दोनों का तरीका अलग है। तो दोनों का मैसेज सेम है, स्टाइल अलग है। दूसरे एम्प्लॉय का स्टाइल ज्यादा पोलाइट और प्रोफेशनल है, इसी को हम स्टाइल इन कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल का मतलब है मैसेज को प्रेजेंट करने का तरीका। इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स हो गए, आपकी टोन ऑफ वॉइस हो गई, बॉडी लैंग्वेज हो गई, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपका ओवरऑल अप्रोच कैसा है। ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि रिसीवर आपकी बात को कैसे समझेगा, कैसे परसीव करेगा। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल देख लेते हैं। काफी सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टाइल जो है आपका ऑफिशियल सिचुएशन में यूज होता है, जैसे कि आपकी बिजनेस मीटिंग्स हो गई, इंटरव्यू हो गए, बिजनेस लेटर्स हो गई, ये सब। ठीक है, इस स्टाइल में प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज होती है, ग्रामर बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और रिस्पेक्टफुल टोन होनी चाहिए। ऑलराइट, फिर आता है आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टाइल। ये फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज कोलीग्स, इन सब के साथ यूज होते हैं। कैजुअल कॉन्वर्सेशन, जैसे कि व्हाट्सएप पे आप बात करते हो लोगों से, फ्रेंडली डिस्कशन हो गया, ये सब। ठीक है, फिर आता है आपका असर्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल माना जाता है। असर्टिव कम्युनिकेशन में एक इंसान अपनी बात क्लियरली रखता है, कॉन्फिडेंट रहता है और दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट भी करता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, मैं बोल रही हूँ कि मुझे लगता है ये प्लान बेटर है, लेकिन मैं आपकी ओपिनियन भी सुनना चाहती हूँ। ओके, तो मैं रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ ना, मैं अपना ओपिनियन भी दे रही हूँ, सामने वाले का भी सुन रही हूँ। तो यहाँ पे पर्सन कॉन्फिडेंट भी है और रिस्पेक्टफुल भी है। इसी वजह से वर्क प्लेसेस में असर्टिव कम्युनिकेशन को एनकरेज करा जाता है रादर देन फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, फिर आपका आता है पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। पैसिव कम्युनिकेशन में एक इंसान अपनी फीलिंग्स या ओपिनियन ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता। ओके, जैसे कि मीटिंग में आइडिया होने के बाद भी चुप रहना, या फिर आप बोल दो कि ठीक है जो सब डिसाइड करेंगे मैं वही कर लूंगी, है ना। तो चाहे उसका ओपिनियन कुछ और हो, पैसिव कम्युनिकेशन की वजह से कॉन्फिडेंस कम दिखाई देता है, आप अपने आइडियाज नहीं शेयर कर पाते और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, अगर हम क्वालिटीज देखें एक गुड कम्युनिकेशन स्टाइल की, ये क्वेश्चन बहुत बार आता हुआ देखा है मैंने, तो इसका ध्यान रखेंगे। ऐसे ही बोलेंगे कि क्वालिटीज क्या होती है गुड कम्युनिकेशन स्टाइल की। सबसे पहला आ जाता है क्लैरिटी, मैसेज क्लियर होना चाहिए आपका बिल्कुल। ठीक है, कॉन्शियसनेस, यानी कि बात को अननेसेसरली लंबा नहीं बनाना चाहिए, शॉर्ट और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए। और ऑडियंस ओरिएंटेड अप्रोच, अगर आप किस ऑडियंस से बात कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप बच्चों से बात कर रहे हो तो आप वही वाली टोन और लैंग्वेज चूज करोगे, अगर आप बड़ों से कर रहे हो तो वही वाली टोन। ठीक है, एम्बिग्विटी अवॉइड करनी होती है, यानी कि मैसेज का सिर्फ एक ही मीनिंग निकलना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि पता नहीं यार जो मर्जी कर लो, ये नहीं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। एक तो कम्युनिकेशन स्टाइल के काफी सारे डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, टीम वर्क, इन सब पे डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा होगा
और दूसरे वाले को वो कम्युनिकेशन स्टाइल पसंद आएगा या नहीं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो काफी बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब आप इस पे डबल स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने हर पेपर में देखा है जार्गन्स एंड एक्रोनियम्स पे। ओके, देखो कम्युनिकेशन में कई बार हम ऐसे वर्ड सुनते हैं जो हर इंसान को समझ नहीं आते। ये वर्ड किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन या फील्ड के लोग ज्यादा यूज करते हैं। इसी टॉपिक में हम जार्गन्स और एक्रोनियम्स को समझेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं कि जार्गन्स क्या होते हैं। देखो जार्गन्स ना एक स्पेशल या फिर टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर फील्ड के लोग यूज करते हैं। इनका पर्पस बेसिकली कम्युनिकेशन को फास्ट और एक्यूरेट बनाना होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लोग उस फील्ड से बिलोंग नहीं करते उनके लिए ये वर्ड समझना मुश्किल हो सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, एक डॉक्टर वाला फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, तो वो डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, हाइपरटेंशन ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जो आपको नहीं समझ आएंगे। अगर डॉक्टर पेशेंट को बोले यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन उसे तो नहीं पता पेशेंट को क्या होता है, तो वो हाइपरटेंशन को समझाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि कंप्यूटर फील्ड हो गया, उसमें सॉफ्टवेयर, डीबगिंग, फायरवॉल, ये ऐसे टर्म्स हैं जो आपने नहीं पढ़े, टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी फील्ड से रिलेटेड होते हैं और टेक्निकल होते हैं, जो और लोग कॉमन लैंग्वेज में यूज नहीं करते, उसे हम जार्गन्स कहते हैं। ठीक है, जार्गन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये टाइम बचाते हैं, एक्यूरेसी इंक्रीज करते हैं और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को प्रोफेशनल रखते हैं। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज ये हो गए, कंफ्यूजन क्रिएट होता है जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए, कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है क्योंकि दूसरे वाले को आपकी बात ही नहीं समझ आ रही, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। ओके, फिर आते हैं आपके एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स वो शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो कई वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। इनका पर्पस कम्युनिकेशन को शॉर्ट और कन्वीनियंट बनाना होता है, वेरी इजी। हमने बहुत सारे एक्रोनियम्स के एग्जांपल देखे हैं, जैसे कि यूनेस्को हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ यूनेस्को, मैं ऐसे तो नहीं बोल रही ना UNESCO, मैं नहीं ऐसे बोल रही, मैं बोल रही हूँ यूनेस्को, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही नासा, मैं NA ऐसे नहीं बोल रही, मैं नासा बोल रही हूँ, तो नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ATM, UPI। और जैसे आप कई लोग गुड मॉर्निंग की बजाय बोल देते हैं GM, गुड नाइट की जगह गुड नाइट की जगह GN, तो ये सब जो है एक्रोनियम्स होते हैं। ऑलराइट, ये सब फुल नेम्स बहुत लंबे हैं इसलिए उनके शॉर्ट फॉर्म यूज किए जाते हैं। आज के टाइम में हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये वर्ड्स नहीं यूज करते, हम शॉर्ट फॉर्म, हम कभी भी ये नहीं बोलते अच्छा पता है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रॉकेट भेजा है, नहीं, हम बोलते नासा ने, है ना। तो ये ऐसे होते हैं, आपको पता होना चाहिए रोज के टाइम पे हम क्या यूज करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक्रोनियम का आता है इग्नू। आप लोग कभी नहीं बोलते IGNOU, नहीं, आप नहीं बोलते इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नहीं, आप क्या बोलते हो? इग्नू। तो इग्नू हो गया, UPSC हो गया, इसरो हो गया, AI हो गया, ये सारे जो है ऐसे एक्रोनियम है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके, दोनों का डिफरेंस समझ आ गया आपको कि दोनों का क्या है? तो इजी था। ठीक है, कम्युनिकेशन का मेन पर्पस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, दोनों में ये यूज होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीडिंग रिलेटेड टॉपिक है जो काफी बार पेपर में पूछा जाता है, साइलेंट रीडिंग वर्सेस रीडिंग अलाउड, वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले पेपर में पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि रीडिंग के दो कॉमन मेथड्स होते हैं, पढ़ने के चीजें दो मेथड्स होते हैं, एक तो साइलेंट रीडिंग और एक रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का मतलब है बिना आवाज निकाले मन ही मन में पढ़ना। ओके, जब आप न्यूज़पेपर, बुक या कोई स्टडी मटेरियल खुद पढ़ते हो और किसी को सुनाई नहीं दे रही होती आपकी आवाज, तो उसे हम साइलेंट रीडिंग कहते हैं। वेरी इजी, बहुत ही इजी है ये। ठीक है, इसके एडवांटेजेस होते हैं कि आपकी रीडिंग स्पीड फास्ट होती है, इससे कंसंट्रेशन आपका इंप्रूव होता है, आप जल्दी चीजें समझ पाते हो, और ये सेल्फ स्टडी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। जैसे कि बहुत लोग होंगे जो ये PDF लेंगे और उसके बाद इसको पढ़ के देखेंगे, साइलेंट रीडिंग करेंगे, रीडिंग अलाउड करेंगे, जैसे कि उन्हें समझ आएगा, तो साइलेंट रीडिंग से आप चीजें बेटर समझ पाते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रीडिंग अलाउड। रीडिंग अलाउड का मतलब है वर्ड्स को आवाज के साथ पढ़ना। इसमें आप जो पढ़ते हो उसे बोल कर भी पढ़ते हो, यानी कि इससे आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है, फ्लुएंसी बढ़ती है और आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव होती है। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस दे रखा है, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक सब वोकलाइजिंग। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग रीडिंग हैबिट है जो लगभग हर इंसान यूज करता है। इसका मतलब ये होता है
कि जब आप पढ़ते वक्त वर्ड्स को मन ही मन प्रोनाउंस करने लगते हो। आप आवाज नहीं निकालते लेकिन दिमाग के अंदर हर वर्ड को सुन रहे होते हो। आप मतलब देख रहे हो और आपके दिमाग में वो वर्ड सुनाई दे रहा है। तो इसी को हम कहते हैं सब वोकलाइजिंग। अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर सक्सेस, तो हो सकता है आप बिना आवाज के भी हर वर्ड को मेंटली प्रोनाउंस कर सको, क्योंकि आपको वर्ड पढ़ने आते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम सब वोकलाइजिंग कहते हैं। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, डिफिकल्ट टेक्स्ट को समझना इजी होता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटर करता है। ओके, एक ही ड्रॉबैक है इसका, क्योंकि आप हर वर्ड को मेंटली प्रोनाउंस करते हो, इसलिए आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो स्लो हो सकती है। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लिटरल रीडिंग वर्सेस इंटरप्रिटेटिव रीडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में बहुत बार देखा है मैंने। ठीक है, लिटरल रीडिंग में रीडर सिर्फ वही समझता है जो डायरेक्टली टेक्स्ट में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट पढ़ने लग जाऊं, लिटरल रीडिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज डायरेक्टली स्टेटेड इन अ टेक्स्ट। अब आपको नहीं समझ आएगा ना, यहाँ पे अजम्पशन या हिडन मीनिंग नहीं निकाल जाते। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, वो लिटरल रीडिंग नहीं है, वो इंटरप्रिटेटिव है। ओके, लिटरल रीडिंग होती है जब आप जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहे हो। ओके, वहीं अगर मैं इंटरप्रिटेटिव रीडिंग की बात करूं, तो इंटरप्रेटिव रीडिंग में रीडर टेक्स्ट के डीपर मीनिंग को समझने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ चीजें, तो इसे मैं इंटरप्रेटिव रीडिंग कहूंगी। ऑलराइट, वेरी इजी। बहुत जो लिटरल रीडिंग है वो फैक्ट्स वगैरह पे बेसिस होती है, और इंटरप्रेटिव में हम डीपर मीनिंग समझते हैं। ऑलराइट, फिर आपका आ जाता है SQ3R मेथड ऑफ रीडिंग। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें जो फॉलो होती हैं। इसके ये एक रीडिंग टेक्निक है जो आप लोग कॉम्प्रीहेंशन और मेमोरी दोनों को इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? S से आता है आपका सर्वे। चैप्टर को क्विकली स्कैन करो, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो बुक में से, उसको क्विकली स्कैन करो, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, इंप्रूवमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह जो है वो देखो, और देखो कि क्या इस टॉपिक का ओवरऑल पर्पस हो सकता है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। तो एक स्कैन करना ऊपर ऊपर से। ठीक है, फिर आता है Q, दैट इज क्वेश्चन। रीडिंग शुरू करने से पहले क्वेश्चन बनाओ। जैसे कि आप ये मेथड पढ़ रहे हो, तो इसमें आप देखोगे कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके रीडिंग को और ज्यादा डीपर मीनिंग देते हैं। ठीक है, आप पहले क्वेश्चंस बनाओगे, फिर उनके आंसर करोगे। फिर आता है रीड, R। अब चैप्टर को केयरफुली पढ़ो और उसके आंसर ढूंढो जो आपने क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, फिर आता है आपका रिसाइट, जो पढ़ा है उसको अपने वर्ड्स में रिकॉल करो, यानी खुद को समझाओ कि चैप्टर में क्या था। और फिर आता है आपका रिव्यू, आखिर में चैप्टर को दोबारा रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह चेक करो, और इससे जो है आपका लॉन्ग टर्म रिटेंशन बना रखता है। ठीक है, इजी था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं। ये मेथड पे बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, SQ3R मेथड ऑफ रीडिंग। ऑलराइट, इसके आपको पता होना चाहिए कि ये एक साइंटिफिक रीडिंग टेक्निक है जो एक्टिव रीडिंग को प्रमोट करती है। इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, और एग्जाम प्रिपरेशन ज्यादा इफेक्टिव बनती है। ओके, अब हम आते हैं शॉर्ट नोट्स के नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज सिंबल्स, ग्राफ्स एंड विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन। देखो, तीनों में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होता है। सिंबल ऐसे साइन है, मार्क्स हैं या फिर इमेजेस होती हैं जो किसी आइडिया या मैसेज को प्रेजेंट करती हैं। जैसे कि कोई भी सिंबल, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल होता है, वहां पे एक लाइट से आपको पता लग जाता है कि क्या करना है आपको, है ना, तो वो सिंबल है। कहीं पे भी नो स्मोकिंग का साइन होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे स्मोक नहीं करना। हॉस्पिटल का सिंबल अलग होता है, कहीं रिलीजन के सिंबल्स होते हैं, तो ये सब सिंबल होते हैं, तो जिससे आपको कम्युनिकेशन आपकी क्विक और इफेक्टिव बनती है। ओके, ये टाइम सेविंग होते हैं, सब लोगों को ये समझ आते हैं, चाहे उनकी लैंग्वेज कोई भी हो, सब लोग समझेंगे इन्हें, और इससे आपका कम्युनिकेशन जो है बेटर होता है। ठीक है, फिर आते हैं ग्राफ्स। ग्राफ जो है डेटा को विजुअल फॉर्म में दिखाने के तरीके होते हैं। जब नंबर को सिर्फ टेबल में दिखाया जाता है तो समझना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जब वही डाटा ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कंपैरिजन और ट्रेंड जो है आसानी से इजीली समझे जा सकते हैं। ओके, बार ग्राफ, इसके टाइप्स बहुत सारे होते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इससे हम बड़े बड़े नंबर्स को इजीली पढ़ पाते हैं, कंपैरिजन इजीली कर पाते हैं, और डेटा को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ओके, फिर आते हैं आपके विजुअल एड्स। देखो, विजुअल एड्स वो मटेरियल होते हैं जो प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन को विजुअली प्रेजेंट करते हैं। विजुअल एड्स के एग्जांपल चार्ट्स भी होते हैं, डायग्राम, मैप, पिक्चर, पोस्टर, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपका अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं, और आपकी बेटर मेमोरी, जो आप चीजें
जैसे बच्चों की, जो छोटे बच्चों की बुक्स होती है उसमें पिक्चर्स बहुत सारी होती है, तो वो विजुअल एड होती है ताकि उनका रिटेंशन बेटर हो सके। ठीक है, इजी था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स इसेंशियल। होपफुली वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, अगर हुआ तो हम शॉर्ट नोट्स पे खत्म कर देंगे और पार्ट 3 में हम बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ओके, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है? देखो, प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए क्या होता है। प्रेजेंटेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे है जिसमें स्पीकर किसी टॉपिक को ऑडियंस के सामने एक्सप्लेन करता है। बहुत बार ऑफिस में ये यूज होता है। इसमें गुड प्रेजेंटेशन में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसमें इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, इंट्रोडक्शन में टॉपिक होता है, बॉडी में इंफॉर्मेशन होती है, और कंक्लूजन जो एक समराइज करता है प्रेजेंटेशन को। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए? एक तो थॉरो प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको। प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन की फाउंडेशन होती है। अगर स्पीकर ने टॉपिक अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं करा तो प्रेजेंटेशन वीक हो सकती है, उसे पता ही नहीं होगा खुद ही कि वो किस पे प्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर स्पीकर कॉन्फिडेंट लगता है तो ऑडियंस उसकी बात पर ज्यादा ध्यान देती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए एक तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वॉइस कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। ओके, साथ ही साथ हम इसमें आई कॉन्टैक्ट भी यूज करते हैं। आई कॉन्टैक्ट ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, आवाज आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, और विजुअल एड्स का यूज होना चाहिए जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ, इमेजेस, ये सब। ठीक है, ऑडियंस अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए कि ये ऑडियंस किस, ये प्रेजेंटेशन किन ऑडियंस के लिए दी जा रही है। स्कूल स्टूडेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और उनके क्या क्या क्वेश्चन रेस हो सकते हैं इसको लेकर। ठीक है, इजी थे, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्रेजेंटेशन सबको करनी आती है, इसमें कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फिर फीडबैक है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखो सबको पता है कि कम्युनिकेशन कैसे होती है। सिंपल, सेंडर, मैं बोल रही हूं, मैं मैसेज दे रही हूं। क्या मैसेज दे रही हूं? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन तुम्हें पढ़ा रही हूं। कैसे पढ़ा रही हूं? चैनल मीडियम क्या है? यूट्यूब, ऑनलाइन वीडियो। ठीक है, रिसीवर कौन हो? तुम लोग समझ रहे हो चीजें। अब तुम लोग जब नीचे कमेंट करोगे कि हाँ मैम हमें समझ आ गया सब कुछ, तो वो हो गया फीडबैक। जब ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं तो हम इसे कहते हैं कंप्लीट कम्युनिकेशन। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए कंटेक्स्ट या नॉइज, यानी कि अगर तुम्हें पीछे से कोई नॉइज आ रही है मेरी वीडियो में, या तुम लोग ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे बहुत नॉइज है, तुम्हारा इंटरनेट ढंग से वर्क नहीं कर रहा, तो ये सब की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है कम्युनिकेशन में। ओके, ये होते हैं तुम्हारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी इजी। फीडबैक तुम्हें पता होनी चाहिए कैसे कैसे तरह के होते हैं। देखो, पॉजिटिव फीडबैक जब कोई अच्छा अग्रीमेंट है या अच्छी बात है, नेगेटिव जब कोई नेगेटिव कमेंट करता है, वर्बल बोलकर होता है, और नॉन वर्बल जैसे कि हम किसी को ऑल द बेस्ट कहते हैं ऐसे दिखा के, थम्स अप, तो ये सब होते हैं फीडबैक के टाइप। ऑलराइट, इजी थे। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस करे हैं सारे आपके शॉर्ट नोट्स में आते हैं, इनमें से ही आएंगे शॉर्ट नोट्स, इससे बाहर आने के चांसेस नहीं है। ऑलराइट, तो आप ये सारे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। पार्ट 3 में हम लोग सारा जो है आपका लेटर राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन और एसे राइटिंग वो सब डिस्कस कर लेंगे, और आपका सारा जो है इसका कोर्स खत्म हो जाएगा BEGAE 182 का। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये PDF चाहिए हो, आपको लग रहा हो कि मुझे शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, मेरे से ऐसे नहीं समझे जा रहे, तो आप ये PDF मेरे से परचेज कर सकते हो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक पे। टेलीग्राम नहीं चल रहा तो वहां कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, आप इंस्टाग्राम में मेरे को कॉन्टैक्ट करके PDF बाय कर सकते हो। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।